वेलकम बैक दोस्तों। क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 2 मैं लेकर आ गया हूं। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेपर प्रेशर। तो दोस्तों, कोई भी लिक्विड होता है उसके ऊपर कुछ वेपर्स होते हैं। वो वेपर्स उस लिक्विड पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट करते रहते हैं। उसी प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। अब वेपर प्रेशर जो होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो वो फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले वेपर प्रेशर क्या है? तो वेपर प्रेशर द प्रेशर ऑफ द वेपर एवं लिक्विड सरफेस। किसी भी लिक्विड सरफेस के ऊपर जो वेपर्स होते हैं वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उसी लिक्विड पे, उसी को हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। अब फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड, तो ये डिपेंड करता है किस नेचर का वो सब्सटेंस है, जो लिक्विड है वो किस नेचर का है उस पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब कहता है वेपर प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। दोस्तों, जो लिक्विड है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होते हैं। अब जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उनके बीच उतना कमजोर बॉन्ड होगा। अब जितना कमजोर बॉन्ड होगा वो इजीली इवेपोरेट होंगे। तो इसीलिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच में होगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। दूसरा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप लोग जान रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लिक्विड के वो काइनेटिक एनर्जी में होते हैं, मतलब कि वो रैंडमली मोशन में रहते हैं। ठीक है। अब जो मॉलिक्यूल सरफेस पे लिक्विड के वो मूवमेंट कर रहा होगा और उसको अगर थोड़ा सा और एनर्जी मिल जाएगा तो वो कोलैप्स कर जाएगा और इवेपोरेट कर जाएगा। तो वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। ठीक है। टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। कैसे? अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो इवेपोरेशन जो होगा वो बढ़ेगा। इवेपोरेशन जो है वो भी बढ़ेगा और इवेपोरेशन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है। दोस्तों, वेपर प्रेशर को ध्यान में रखते हुए सब्सटेंस जितने भी हैं उसको दो टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला वोलेटाइल, दूसरा नॉन वोलेटाइल। ठीक है। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। तो ज़्यादातर लिक्विड्स जो होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं और सॉलिड्स जो होते हैं वो नॉन वोलेटाइल होते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। जो वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं उसका टेंडेंसी होता है इवेपोरेट करने का, और जो नॉन वोलेटाइल होते हैं उसका टेंडेंसी इवेपोरेट करने का नहीं होता है। ठीक है। तो इसका कुछ एग्जांपल देख लें। H2O, CH3, C2H5OH, C6H6, C6H5, CH3, ये सब कुछ लिक्विड्स हैं जो कि इवेपोरेट करते हैं और इसको हम लोग वोलेटाइल सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है। अब कुछ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है जो कि ज़्यादातर सॉलिड्स होते हैं, तो इसका टेंडेंसी इवेपोरेट करने का नहीं होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है और ये इसका मोलर मास है। इसका आप लोग रिमेंबर कर लें इसको, ये बहुत जगह पे आपको यूज होने वाला है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे रॉल्स लॉ। ठीक है। तो रॉल्स लॉ क्या होता है दोस्तों कि किसी भी मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें उस सॉल्यूशन जो है वो है तेल का और पानी का, ऑयल का और वाटर का। ठीक है। तो वाटर का क्या प्रेशर होगा, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वाटर का क्या नंबर ऑफ मोल्स यानी मोल फ्रैक्शन कितना है उस सॉल्यूशन में, इस पे डिपेंड करेगा। आइए डेफिनेशन देखते हैं। In a solution, the partial vapor pressure of each component is directly proportional to the mole fraction of that component. तो किसी भी सॉल्यूशन में जिसका भी हम लोग पार्शियल वेपर प्रेशर निकालने जा रहे हैं उस वो कितना मोल फ्रैक्शन उस सॉल्यूशन में है इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है। तो इसको एग्जांपल के तरीका समझते हैं। मान लीजिए कि एक कंपोनेंट है हमारा ए, ठीक है, तो ये वोलेटाइल सब्सटेंस है, ये जो कंपोनेंट है वो वोलेटाइल है। तो इससे जो वेपर प्रेशर लगेगा
इसका जो वो पी नॉट ए है। तो पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। और वैसे ही बी एक कंपोनेंट है जो कि वोलेटाइल है और इसका जो वेपर प्रेशर है वो है पी नॉट बी, जो कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी है, ठीक है। अब इस दोनों को अगर हम मिला दें, ठीक है, तो कंपोनेंट जो हो जाएगा ए बी दोनों हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर जो होगा वो ए से भी होगा और बी से भी होगा। तो इस केस में जो है पी ए जो है वो प्योर फॉर्म में नहीं है, ठीक है। यहां से इसी को हम लोग समझ रहे थे। इसी में अगर हम लोग केस बदल दे दोस्तों कि एक कंपोनेंट ए जो है उसको रहने दें और दूसरा जो कंपोनेंट है वो बी मान ले, जो कि है नॉन वोलेटाइल, ठीक है। अब नॉन वोलेटाइल आ गया तो इसका वेपर प्रेशर 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो वेपर प्रेशर अब बनेगा ए और बी दोनों से, इसको जोड़ने के बाद, तो वो सिर्फ होगा पी ए, प्रेशर ड्यू टू वेपर प्रेशर ड्यू टू सिर्फ ए होगा, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन हम लोग को ये निकलता है कि ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर इज लोअर्ड। तो जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं तब हमारा वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। दोस्तों रॉल्स लॉ हमसे ये कहता है कि पार्शियल प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ उस कंपोनेंट, उसी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? पार्शियल प्रेशर, ठीक है। किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का, ठीक है। तो अब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट का यूज किए। वैसे ही दूसरे कंपोनेंट बी के केस में भी हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएं और के का यूज कर लिए, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है वो प्योर ए है, ठीक है। तो अगर प्योर ए है तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 1 और मोल फ्रैक्शन बी 0 हो जाएगा। क्योंकि प्योर ए है तो मोल नंबर ऑफ मोल्स ए के क्या हो जाएंगे? 1 अपॉन 1 प्लस 1 0, ठीक है। जीटा ए अगर हम लोग निकालें और वो कंपोनेंट प्योर ए है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो जीटा ए बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस 0, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना है? 0। तो एन ए बाय एन ए हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। ठीक है, तो अब पी ए बराबर के, जीटा ए हमारा 1 निकला है तो इसको यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए। अब ये पी ए बराबर के हो गया तो पी ए ये प्योर ए है, सॉल्यूशन में सिर्फ प्योर ए है, ठीक है। तो जो वेपर प्रेशर बनेगा वो भी प्योरली होगा ड्यू टू ए होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग पी नॉट ए बराबर के लिख सकते हैं, प्योर वेपर प्रेशर ड्यू टू ए, ठीक है। अब पी नॉट ए का वैल्यू के बराबर है तो के के प्लेस पे, यहाँ पे के के प्लेस पे हम लोग पी नॉट ए का यूज कर सकते हैं और वाइस वर्सा कंपोनेंट बी के केस में भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि पी ए बराबर पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए बराबर हो गया पी नॉट ए जीटा ए, वैसे ही पी बी बराबर पी नॉट बी जीटा बी हो गया है, ठीक है। तो अब हम लोग से डाल्टन लॉ क्या कहता है? तो डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग टोटल पार्शियल प्रेशर अब टोटल प्रेशर हो गया, ठीक है। जैसे पी ए हम लोग लिख रहे थे तो पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए, अब हम लोग प्रेशर टोटल प्रेशर निकालेंगे तो टोटल प्रेशर बराबर हो जाएगा प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी, ठीक है।
तो P टोटल बराबर हो जाएगा, पी ए का वैल्यू है पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। डाल्टन लॉ यही हमसे कह रहा था कि टोटल प्रेशर बराबर पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर 7 हमसे ये कहता है कि रॉल्स लॉ जो है एक स्पेशल केस है हेनरीज लॉ का। वो कैसे? तो रॉल्स लॉ हम लोगों ने भी पढ़ा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर पी नॉट ए जीटा ए होता है। और हम लोगों ने हेनरीज लॉ शुरू में पढ़ा था, तो जिसके अकॉर्डिंग ये होता है कि प्रेशर बराबर कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो आप इस दोनों इक्वेशन को देखें तो बाकी सारा चीज सेम है, सिर्फ कांस्टेंट जो है वो डिफर कर रहा है। ठीक है, तो कांस्टेंट डिफर कर रहा है, बाकी सब सेम है। तो इस तरीका से हम लोग कह सकते हैं कि रॉल्स लॉ जो है एक स्पेशल केस है हेनरीज लॉ का। ठीक है, सिर्फ कांस्टेंट जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट वो दोनों में डिफरेंट है। पॉइंट नंबर 8 में हम लोग जानेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन कैसे सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखें। नंबर 1 है ऑलवेज रॉल्स लॉ एट एवरी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। तो इसका कहने का मतलब है कि सॉल्यूट का कितना अमाउंट है उसको हम लोग कितना भी करें, घटाएं बढ़ाएं, तो वो हर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पे रॉल्स लॉ को फॉलो करे ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए टोटल प्रेशर बराबर प्रेशर ड्यू टू ए प्लस प्रेशर ड्यू टू बी बराबर पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी, ये होना चाहिए, जो कि अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे। ठीक है, रॉल्स लॉ में। अब यहाँ पे कहता है डेल्टा एच मिक्स बराबर 0। तो जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करके कोई भी सॉल्यूशन को तैयार करते हैं तो हीट ना ही निकलना चाहिए और हीट ना ही एब्जॉर्ब होना चाहिए। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अब कहता है डेल्टा वी मिक्स बराबर 0। अब जैसे हम लोग जो जो कंपोनेंट का यूज करके सॉल्यूशन बना रहे हों, तो जितना कंपोनेंट का वॉल्यूम है उसको वो बराबर हो जितना सॉल्यूशन बना है उसका वॉल्यूम से, यानी कि द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, अब कहता है ए बी बी ए बी इंटरेक्शन शुड बी सेम। तो कहने मतलब है ए तो मॉलिक्यूल जो है कंपोनेंट के ए मॉलिक्यूल्स और उस मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल ए के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, या तो वो अट्रैक्शन या रिपल्सन का बी और बी के बीच में जो होगा इंटरेक्शन, और ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टीज हैं आइडियल सॉल्यूशन के। कुछ और भी हैं, उनको भी हम लोग देखें। प्रॉपर्टी 6 देखें तो स्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ए एंड बी शुड बी सेम इन प्योर लिक्विड एंड इन सॉल्यूशन कह रहा है। इसका कहने का मतलब है जब वो प्योर जैसे कोई भी कंपोनेंट है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी है उनके पास कुछ, वो हमेशा रेंडमली मोशन में है और थोड़ी सी एनर्जी मिलने पे वो स्केप कर जाएंगे, इवेपोरेट कर जाएंगे। ठीक है, तो जब वो सिंगल कंपोनेंट रहे तो उस समय मॉलिक्यूल्स ए और बी जो है कंपोनेंट के, उसका जो स्केपिंग टेंडेंसी होगा वो सेम होना चाहिए जब वो बहुत सारे कंपोनेंट मिलकर सॉल्यूशन बना दे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे समझ लें कि एक कंटेनर है, इसमें ए मॉलिक्यूल्स है, इसका कुछ स्केपिंग टेंडेंसी है, और वैसे ये कंपोनेंट है बी, इसका भी कुछ स्केपिंग टेंडेंसी है। ठीक है, तो जब दोनों को जोड़ दें तो जो सॉल्यूशन बने इसका जो स्केपिंग टेंडेंसी होगा वो ए के भी बराबर हो और बी के भी बराबर हो, इसको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, ऐसा जो सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, अब कहता है डेल्टा एस मिक्स वो 0 के बड़ा होना चाहिए और डेल्टा जी मिक्स जो है जिस फ्री एनर्जी वो 0 से छोटा होना चाहिए। इस केस में हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। ऐसा हालांकि ये सारे केस में होता है,
चाहे वो आइडियल सॉल्यूशन हो या नॉन आइडियल, फिर भी हम इसको यहाँ पे लिख दिए। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे बेंजीन प्लस टोलिन, ये आइडियल सॉल्यूशन है। वैसे एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल आयोडाइड, ये सारे एग्जांपल्स हैं आइडियल सॉल्यूशंस के। अब हम लोग आइडियल सॉल्यूशन को थोड़ा ग्राफ से समझने का कोशिश करेंगे। तो आइडियल सॉल्यूशन का जो ग्राफ का डेविएशन होता है वो आइडियल डेविएशन होता है, ठीक है। अब इस ग्राफ को हम लोग समझ लें तो ये ग्राफ जो है दो ग्राफ का मिक्सिंग है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर एक हॉरिजॉन्टल, एक तरफ वेपर प्रेशर लेते हैं और एक तरफ मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को 1 मान लिए हैं, जो कि आगे बढ़ के मोल फ्रैक्शन ए जो है 0 हो जा रहा है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 लिए हैं और ये बढ़ते हुए 1 हो जा रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन ड्यू टू ए जो है वो 1 है और मोल फ्रैक्शन ड्यू टू बी जो है वो 0 है। तो इस पॉइंट पे हम लोग देखें तो शुरू में क्या होगा कि वेपर प्रेशर जो होगा वो कैसा होगा, प्योर ड्यू टू ए होगा। और जैसे जैसे हम लोग बी का कंपोनेंट जो मोल फ्रैक्शन बी का बढ़ाते जाएंगे, जैसे यहाँ देखिए 0 से 1 बढ़ रहा है, तो ये प्योर वेपर प्रेशर ड्यू टू प्योर ए के जो है वो डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। और उल्टा केस में ले अगर, तो जब हम लोग देखें कि मोल फ्रैक्शन बी 1 हो तो यहाँ पे प्योर वेपर प्रेशर ड्यू टू बी हो रहा है, और जैसे जैसे हम लोग ए को मिक्स करते जा रहे हैं, ये ग्राफ ये वाला है, ठीक है, ये वाला, जैसे जैसे हम लोग प्योर वेपर प्रेशर ड्यू टू बी में ऐड करते जा रहे हैं ए को, तो वो घटते जा रहा है, और जब बी 0 हो जा रहा है तो ये भी 0 हो जा रहा है, ठीक है। और जब टोटल प्रेशर की बात करें तो क्या हो रहा है, दोनों को जोड़ दिया जा रहा है, और इसका जो ग्राफ होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ये है। तो पॉइंट नंबर 9 में हम लोग जानेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। अब दोस्तों नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है और दूसरा जो निगेटिव डेविएशन शो करता है रॉल्स लॉ से। तो अभी सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले को नॉन आइडियल सॉल्यूशन को देखेंगे। तो ये जो है सबसे पहले रॉल्स लॉ को ऑबे नहीं करता, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं टोटल प्रेशर वो ज़्यादा हो रहा है, जो कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जिस कैलकुलेटेड वैल्यू जो होगा पार्शियल प्रेशर से कैलकुलेटेड प्रेशर जो होगा वो छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा टोटल प्रेशर जो आएगा उससे। अब देखिए डेल्टा एच मिक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब इंडोथर्मिक डिसोल्यूशन होगा, इसका मतलब हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अब डेल्टा वी मिक्स जो है वो भी 0 से बड़ा है, मतलब कि वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ जाएगा। जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम लोग मिला दे तो जो सॉल्यूशन बनेगा तो उस सॉल्यूशन का जो है वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज क्या बढ़ेगा, ठीक है, ये समझ गए। और ए बी अट्रैक्टिव फोर्स, तो ए और बी दो कंपोनेंट जो थे उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स था वो ज़्यादा हो जाएगा, वो कंपोनेंट के आपस के बीच में जो फोर्स है, जैसे ए कंपोनेंट के बीच में जो फोर्स है और बी कंपोनेंट के बीच में जो फोर्स है उससे जो है ए बी अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है। अब ए बी इजली शोइंग हायर वेपर प्रेशर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। तो ए और बी ये जो है फिक्स्ड वैल्यू पे स्केप कर रहा था, इवेपोरेट कर रहा था, लेकिन अब क्या होगा कि वो समय से पहले कम एनर्जी लेके ही इवेपोरेट कर जाएगा। पहले वेपर प्रेशर जो है हाई हो जाएगा उस केस में, अगर इजीली इवेपोरेट हो जाएगा तो वेपर प्रेशर हाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हर केस में होगा, डेल्टा एच मिक्स 0 बराबर और जिस फ्री एनर्जी जो है 0 से कम। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं,
एसीटोन प्लस इथेनॉल, एसीटोन प्लस CH2, वाटर प्लस इथेनॉल, वाटर प्लस इथेनॉल और सॉरी मिथेनॉल, एसीटोन प्लस बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन प्लस इथेनॉल। ये सारे इसके एग्जांपल्स थे। अब हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग नेगेटिव डेविएशन को देखते हैं, उनका क्या प्रॉपर्टी है उसका। पॉइंट नंबर 5 को थोड़ा सा एडिट कर लेंगे। ए बी अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो वीकर होगा, पॉजिटिव के केस में ये वीकर होगा और पॉजिटिव के केस में ये वीकर होगा और निगेटिव के केस में ये स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, तो ये केस जो है वो निगेटिव डेविएशन का है, तो आप लोग थोड़ा सा सही कर लेंगे। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ, ये भी सेम है पॉजिटिव वाले से, कुछ कुछ एस्पेक्ट में चेंज होंगे। तो डू नॉट ओबे रॉड्स लॉ, नॉन आइडियल है तो रॉड्स लॉ को ओबे तो नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल प्रेशर जो है वो स्मॉलर पड़ जाता है, जो कि पार्शियल प्रेशर है उससे, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है वो ग्रेटर हो जाता है टोटल प्रेशर से। ठीक है, डेल्टा एच मिक्स जो है वो स्मॉलर हो जाता है 0 से, इसका मतलब एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन हुआ, हीट जो है इवॉल्व हुआ, बाहर निकला। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो घट जाता है, तो जो कंपोनेंट का वॉल्यूम होगा उसको ऐड करके जो हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो उस सॉल्यूशन का जो है वॉल्यूम जो है वो घट जाएगा। ठीक है, ये भी अट्रैक्टिव फोर्स, इसको अभी थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। ये पॉजिटिव में हमने ऐसा दिखा दिया था, ये निगेटिव में ग्रेटर होता है ए बी अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, इन कंपैरिजन ए एंड बी अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, ए और बी ये जो है वेपर प्रेशर जो है उसको कम शो करता है, तो जो एक्चुअल वेपर प्रेशर होता है उससे लोअर शो करता है ए और बी। ठीक है, और ये तो सारे केस में होता है, मैंने पहले बता दिया था। इसका कुछ एग्जांपल्स देख ले, तो एसीटोन प्लस एनिलीन, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, वाटर प्लस HCl, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, क्लोरोफॉर्म प्लस डाई इथाइल ईथर, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। तो हम लोग पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के ग्राफ को समझेंगे। तो पॉजिटिव डेविएशन जो है ये हमारा ग्राफ जो है वो है आइडियल सॉल्यूशंस का। अब हम लोग को ग्राफ खींचना है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, और नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन का और नेगेटिव डेविएशन का। तो ये हमारा क्या है, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, जिसको हम लोग डॉट लाइन कर दें। ठीक है, डॉट लाइन शो आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ बनाए। ठीक है, तो ये टोटल प्रेशर जो है, टोटल प्रेशर, इसका ग्राफ ये होगा। इस कंपोनेंट का ग्राफ ये होगा। ठीक है, इस कंपोनेंट का ग्राफ थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा, पॉजिटिवली हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग निगेटिव डेविएशन का भी ऐसे ही बना दें, तो इस कंपोनेंट का नीचे हो जाएगा, इसका भी नीचे हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, और टोटल जो होगा इसका भी नीचे हो जाएगा, टोटल प्रेशर। ठीक है, ये P0 A, ये P0 B। ठीक है, तो पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशंस का ये ग्राफ है। ठीक है, आइडियल से थोड़ा ऊपर हो गया यानी कि पॉजिटिव डेविएट किया, आइडियल से नीचे हो गया यानी कि निगेटिव डेविएट किया।
ये प्रेशर वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं आप। तो पॉइंट नंबर 11 को हम लोग देखें तो जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा था, जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा था, जो ग्राफ, जो सॉल्यूशन, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा था, अब हम उसको भी दो पार्ट में कैटेगराइज करने जा रहे हैं। तो ये दो पार्ट है, टाइप 1 और टाइप 2। तो ये हमारा क्या है, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है। इसको हम लोग डॉट लाइन से रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन करना है तो इसके ऊपर जाएगा, जो एक्चुअल ग्राफ है इसका, ये इसके ऊपर जाएगा। इस केस में क्या होगा, टाइप 2 में, तो इसमें भी ऊपर जाएगा। तो ये कंपोनेंट का ग्राफ में कोई डिफर नहीं करता, ये टाइप 1 और टाइप 2 में डिफर करता है। जो टोटल प्रेशर होने वाला है वो उस पे। तो यहाँ पे हम देखें तो इस ग्राफ को समझेंगे, टोटल जो होगा वो ऐसा होगा। ठीक है, टाइप 1 में। टाइप 2 का ग्राफ का हम टोटल का ग्राफ का हम लोग देखें तो ये होगा ऐसा। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंट ये है कि ये पी नॉट ए का जो वैल्यू है ये है। ठीक है, तो आप देखें कि पी टोटल जो है, पी टोटल ये कभी भी इस पी नॉट ए से ऊपर नहीं गया है। ठीक है, तो यही पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, पी टोटल नेवर ग्रेटर देन पी नॉट ए। तो इसको हम लोग कहते हैं टाइप 1। और टाइप 2 में कोई एक पॉइंट है एम, ठीक है, जो कि पी नॉट ए से ऊपर है, ग्रेटर है, पी टी ग्रेटर देन, तो पी टोटल ग्रेटर देन पी नॉट ए एट पॉइंट एम। एम कोई एक पॉइंट है जहां पे पी नॉट ए से ज़्यादा है पी टोटल। ठीक है, तो टाइप 1 टाइप 2 जो पॉजिटिव डेविएशन का है वो आपको समझ में आ गया होगा इस ग्राफ से। दोस्तों पॉइंट नंबर 12 हम लोग एजियोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। एजियोट्रॉप्स बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है फॉर द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन के व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये दीज आर द बाइनरी सॉल्यूशन। तो अब बाइनरी सॉल्यूशन किसको कहते हैं, तो बाइनरी का मतलब हुआ दो। तो ऐसे सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से मिलकर बना हो उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो ऐसे बाइनरी सॉल्यूशन हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर। तो वेपर फेज में और लिक्विड फेज में जिसका कंपोजिशन जो होता है कंपोनेंट्स का वो अगर सेम हो और जो बॉयल हो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, इसका मतलब कि टेम्परेचर को बढ़ाने का ज़रूरत नहीं है, उतना ही फिक्स टेम्परेचर पे वो बॉयल होता जाएगा, इवेपोरेट होता जाएगा। और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट इट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से इसको हम लोग इसके कंपोनेंट्स को, इस बाइनरी सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो है डेफिनेशन हो गया ये एजियोट्रॉप्स का। अब इसका जो है टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स। तो एजियोट्रॉप्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा बाइनरी सॉल्यूशन, एजियोट्रॉप्स का सॉल्यूशन जिसमें उस दोनों कंपोनेंट जिससे वो सॉल्यूशन बना हुआ है उस दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम हो। जैसे इस एग्जांपल से हम लोग समझें कि वाटर प्लस इथेनॉल बराबर कोई सॉल्यूशन बनाता है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस,
इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 78.3 डिग्री सेल्सियस, और इस दोनों को मिलाकर जो सॉल्यूशन बना उसका बॉइलिंग पॉइंट है 78.1 डिग्री सेल्सियस। तो ये मिनिमम बॉइलिंग एजेटॉप्स है। इसका मतलब दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट से जो सॉल्यूशन बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। और इसका उल्टा मैक्सिमम बॉइलिंग एजेटॉप्स में होगा। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उससे, इस दोनों से अधिक होगा। तो आइए इसको हम लोग देख लें। तो आप लोग मैक्सिमम बॉइलिंग एजेटॉप्स का एक एग्जांपल देख लीजिए। इसका डेफिनेशन यही कहता है कि जो कंपोनेंट है उससे जो सॉल्यूशन बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट इस दोनों कंपोनेंट से अधिक होगा। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, वाटर प्लस HCl मिलाकर एक सॉल्यूशन बना है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका -85 डिग्री सेल्सियस HCl का, और इस दोनों मिलाकर जो सॉल्यूशन बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 110 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजेटॉप्स। इसमें सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है। अब हम इसको ग्राफ से समझें। तो ग्राफ से समझें तो बॉइलिंग पॉइंट है एक तरफ टाइम है, और ये बॉइलिंग पॉइंट है कंपोनेंट 1 का, ये बॉइलिंग पॉइंट है कंपोनेंट 2 का, और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजेटॉप्स का ये ग्राफ है। इसमें एक कंपोनेंट और दो कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट से कम है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और इस केस में एक कंपोनेंट इस दोनों कंपोनेंट से ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, ठीक है। तो ये मिनिमम बॉइलिंग एजेटॉप्स का ग्राफ हो गया, और ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजेटॉप्स का ग्राफ हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों इस लेक्चर को हम करते हैं समाप्त। पढ़ते रहें, नोट्स बनाएं और टाइम को पास कम करें। 12 है, पढ़ाई पे ध्यान दें।